सोरियासिस। क्या आप भी सोरियासिस के बारे में जानना चाहते हैं? आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपको खुद को सोरियासिस है, या फिर आपको ये शक है कि कहीं यार मेरे जो स्किन पे ये रैसेस आ रहे हैं ये कहीं सोरियासिस के रैसेस तो नहीं है, या आप कंफ्यूज हैं सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई आपको बता देता है कि यार ये तो फंगल है, कोई आपको बता देता है कि ये सोरियासिस है। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर ललित कसाना आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, और आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में कि सोरियासिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, होने के कारण क्या हैं और कितने तरह की सोरियासिस होती है। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, उन कारणों के बारे में भी बात करेंगे जो इस बीमारी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे कारण जो इस बीमारी को सही भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सोरियासिस आखिरकार है क्या। दोस्तों सोरियासिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्रोनिक यानी कि ज्यादा लंबे टाइम से और ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली। इन्फ्लामेशन मतलब जिससे बॉडी में हमारी में रेडनेस, स्वेलिंग आती है, और डिजीज यानी कि बीमारी। तो सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन या किसी और तरह चीज की तरह आपने उसको थोड़े दिन की मेडिसिन दी और वो तुरंत जो है ठीक हो गई। नहीं, सोरियासिस जिसको होती है उसको काफी लंबे टाइम तक चलती है। इसके बाद बात करेंगे एज फैक्टर की कि ये सोरियासिस किस किस को हो सकती है। दोस्तों सोरियासिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बच्चों से लेके बड़े तक हर किसी को जो है सोरियासिस किसी को भी हो सकती है। और एक रेशो की अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में 50-50% का रेशो है, यानी कि जितने चांसेस मेल में यानी कि पुरुषों में होने के होते हैं उतने ही चांसेस फीमेल को भी होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो सिर्फ पुरुषों में ज्यादा होती हैं, कुछ होती हैं जो महिलाओं में ज्यादा होती हैं, लेकिन सोरियासिस बिल्कुल इक्वली दोनों को हो सकती है, दोनों में हो सकती है। अभी बात करेंगे कि सोरियासिस दिखती किस तरह की है, क्योंकि टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपके मन में एक डाउट भी क्लियर होना जरूरी है कि भाई अच्छा सोरियासिस इस तरह की दिखती है। तो दोस्तों सोरियासिस जो होती है उसमें हमारी स्किन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है, और स्किन पे जो इसके चकते पड़ते हैं, स्किन पे जो इसके दाग होते हैं वो कई बार राउंड तरह के होते हैं, गोल तरह के होते हैं, और कई बार डिससिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं होती, वो किसी तरह का भी आकार उनका हो सकता है। लेकिन एक स्किन जो है वहां से पूरी हार्ड स्किन होती है, एकदम टाइट स्किन हो जाती है, और स्किन के ऊपर रेडनेस रहती है, और रेडनेस के ऊपर एक बिल्कुल सिल्वर कलर की लेयर बन जाती है, जो लेयर फंगल इन्फेक्शंस में नहीं होती है, लेकिन वो लेयर आपको एक पर्टिकुलरली अलग दिखती है कि हाँ एक बिल्कुल सिल्वर कलर की चांदी के जैसी एक लेयर हल्की हल्की सी जो है बन गई है। ये सोरियासिस की पहचान है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकती है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो सोरियासिस होता है वो हमारे जो जॉइंट वाले पार्ट हैं, जैसे कि आपकी एल्बोज हैं, आपके नी हैं, यहाँ पे ज्यादा आपको जो है सोरियासिस देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे कॉमन जो सोरियासिस देखने को मिलती है वो दिखती है हमारे बालों में, यानी कि हमारी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा एक क्लियर लाइन टाइप की प्रॉपर जो है हेयर फॉलिकल्स के पास जो है आपको एक दिख जाती है, पीछे दिख जाती है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार इतनी क्लियर एक सिल्वर कलर की लेयर है, और जो बार बार झड़ती भी रहती है और हटती भी रहती है, तो वो सोरियासिस आपकी हो सकती है। तीसरी चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी सोरियासिस में क्या होती है कि जब भी आप सोरियासिस का जो स्पॉट है उसको अगर आप स्क्रैच करते हैं तो वहां पर छोटे छोटे से खून के ब्लड के दाने टाइप के, मतलब ब्लड की छोटी छोटी सी बूंद टाइप की जो है वो दिखने लगती हैं। तो ये सोरियासिस को डायग्नोज करने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह मतलब एक अपना जो है अपनाते हैं। इसके बारे में टॉपिक के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं कि लक्षण और सारी की सारी चीजों के बारे में। तो दोस्तों अभी बात करेंगे सोरियासिस के कारण के बारे में। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये एक तरह से आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है। अब ऑटोइम्यून डिजीज किस तरह की होती हैं? सोरियासिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी एक ऐसा कारण नहीं है जिसके बारे में हम इसकी इटियोलॉजी या इसके कारणों को हम डिस्क्राइब कर सकें कि सोरियासिस आपकी इस कारण से जो है
हो रही है, जैसे कि भाई अगर कोई मान लो पिंपल्स हो रहे हैं किसी को, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर हॉर्मोन्स हैं उनके कारण आपको डिस्टर्ब होने के कारण हो गया। कोई वायरल इन्फेक्शन, उसको बोल देते हैं कि भैया फला वायरस के कारण ये आपको बीमारी हो गई है। इस तरह से सोरियासिस के बारे में पर्टिकुलरली कोई भी एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी 3 चीजों पे इसमें हम सबसे ज्यादा मान के चलते हैं कि भाई अगर ये 3 कारण है तो सोरियासिस के ये कारण हो सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा कारण और सबसे नंबर 1 पे, बड़ा तो नहीं कहूंगा बट सबसे नंबर 1 पे मैं रखूंगा आपका जो है हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक एक ऐसी चीज है कि जो सोरियासिस लगभग हम देखते हैं कि लगभग 25 से 30% तक केसेस में सोरियासिस के होने के चांसेस उन लोगों को होते हैं जिनकी एक सोरियासिस की फैमिली हिस्ट्री रही है। बट इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है या कोई ऐसा टेस्ट या फिर कोई ऐसा एक मतलब हम बोलेंगे कि इस तरह का कोई भी आप पता नहीं कर सकते हैं किसी टेस्ट के जरिए कि अगर मुझको सोरियासिस है तो मेरे बच्चों में सोरियासिस होगा या मेरी अगली जनरेशन में सोरियासिस होगा या नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो बताते हैं कि हाँ भाई ये आपके जो है सोरियासिस होने के चांसेस इससे ज्यादा होते हैं, बट उनके लिए कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि आप उससे श्योर हो सके कि हाँ अगर इनको ये जीन्स है या इनको ये अगर मतलब आपके जो सोरियासिस है ये है तो ये अगली जनरेशन में भी होगी ही होगी। इसीलिए इसमें आपको ये बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार अगर मुझको सोरियासिस है तो मेरे बच्चों में या मेरी फैमिली में सोरियासिस होगी। ठीक है, ये एक नॉर्मली है हमारी स्टडी के हिसाब से भी, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि जिन लोगों को अपना सोरियासिस हुई है तो उनके बच्चों को भी या उनकी प्रीवियस फैमिली में किसी को सोरियासिस, बट फिर भी हम इसको एक कारण मान के चलते हैं। सोरियासिस होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इम्यून सिस्टम। जब हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम ही अपनी बॉडी के अगेंस्ट या गलत तरह से वर्क करने लगता है तो सोरियासिस हो जाती है। अब मैं इसके मैकेनिज्म को आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ी सी ध्यान देके आपको सुनना है और थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स इसमें मुझे यूज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो दोस्तों हमारी स्किन की जो है नॉर्मली जो है लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस और उसके नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस। अब जो हमको अपनी स्किन दिखती है, थोड़ा सा सिंपल शब्दों में भी इसको करने की कोशिश करूंगा कि भाई जो हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारी स्किन हमको जो सुपरफिशियल सबसे ज्यादा जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की भी 5 लेयर होती हैं, मतलब बहुत पतली एपिडर्मिस होती है बट इसकी भी 5 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे सुपरफिशियल होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? ये वो वाली लेयर है जहां पे हमारी सारी की सारी जो है सेल्स हैं, हमारी डेड सेल्स हैं, ऊपर वाली जो स्किन की लेयर है। नॉर्मली आपने क्या कभी ऐसा फील किया है कि भाई जैसे स्किन पूरी हमारी निकलती है? कभी कभी रेयर कंडीशंस में मौसम चेंज होने के कारण या कोई इन्फेक्शन हो गया तब तो होता है, बट आपने कभी ऐसा फील किया है कि क्या आपकी स्किन जो है वो बार बार अपने आप रिमूव हो रही है? जैसे कि सांप की स्किन रिमूव होती है, रेप्टाइल्स हैं जैसे उनकी स्किन होती है, तो आपका आंसर होगा नहीं होता है। बट दोस्तों मजे की बात यह है कि हमारी जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी हमारी स्किन की हमारी सुपरफिशियल लेयर की सेल हैं और फुल बॉडी की, मतलब यही नहीं पूरी बॉडी की, वो सारी की सारी अपने आप रिप्लेस होती रहती हैं, सारी की सारी झड़ती रहती हैं, हटती रहती हैं और सारी की सारी अपने आप जो है लगभग 30 से 40 दिन में, 50 दिन में अपना आप रिप्लेस होती रहती हैं। बट जब सोरियासिस हो जाता है, जब आपको सोरियासिस होता है तो हमारा ये मैकेनिज्म जो है हमारी स्किन का कि हर जो टाइम है कि भाई लगभग अपनी जो है 30 से 50 दिन के अंदर सेल्स बन रही हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या होता है, जो हमारी डर्मिस लेयर है, जो हमारी सबसे ज्यादा जो मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है जहां पे पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स होती हैं और भी सेल्स होती हैं, वो पुश करने लगती है, वो वहां पे जो है उसमें डिस्टरबेंस आते हैं और ऊपर वाली जो लेयर है हमारी जो एपिडर्मिस लेयर है, सुपरफिशियल जो लेयर है, वो नॉर्मली सेल्स को ज्यादा बनाने लगती है। अंदर से जो है मतलब वो बनती रहती हैं और ऊपर से वो रिमूव नहीं होती हैं। जो लगभग आपका जो है 15 से लेके जो है आपका मतलब बहुत दिन में जाके जो बनती हैं सेल्स, वो जल्दी सेल्स बनने लगती हैं। और दूसरी चीज होती है कि पहले वाली सेल्स रिमूव नहीं हो रही हैं और अंदर से नई सेल्स बनती चली जाती हैं। जब पहली वाली रिमूव नहीं होंगी और नई बनती चली जाएंगी तो क्या होगा, तो वहां पे स्किन जो है वो हार्ड होती चली जाती है, एक पूरी की पूरी लेयर बनती चली जाती है। दूसरा,
जो अंदर वाला जो हमारी डर्मिस वाली लेयर थी वहां पे जो ब्लड वेसल्स थी उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे पूरी की पूरी एक वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्लड कैपिलरीज जो है, मतलब जो फाइन कैपिलरीज होती हैं वो आपकी डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे रेडनेस परमानेंट रहने लगती है और वो एरिया आपको लाल दिखता है और वो एरिया उभरा हुआ दिखता है, वहां पे आपको एक लेयर तरह की दिखती है। तो ये है सोरियासिस का मैकेनिज्म। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से मैंने समझाने की आपको डिटेल में कोशिश की है, अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से सोरियासिस होती है। तो ये एक जब सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होगा, हमारी बॉडी का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होगा, तो सोरियासिस जो है हमारी बॉडी में बनने लगता है। और अब तीसरा जो इसका कारण है, तीसरा कारण है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे बैड लाइक एक तरह से हैबिट्स आप उसको कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, जिसमें आपका जो है ड्रिंक करना, आपका मदिरा पान या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, गुटखा खाना, आड़ कबाड़ इधर उधर का जो भी मतलब आपकी जो बुरी से बुरी आदतें हो सकती हैं, वो सारी की सारी मैं कंसिडर करता हूं कि वो आपकी सभी ऑटोइम्यून डिजीजेस को या फिर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअली सोरियासिस को भी इंक्रीज कर सकती हैं। We just make it up, 'cause reality will never be good.